गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे टेंस, अब हम टेंस की अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। अंतिम पड़ाव में यानी टेंस के अंत में चल रहे हैं। ठीक है, तो टेंस में हमने अब तक इसका बेसिक इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर पूरा कर लिया। उसके बाद रूल्स देखे, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और कुछ एक भाग फ्यूचर तक का कर लिया। फ्यूचर का एक लास्ट पार्ट हमने देखना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल्स देखना। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या रूल है, इसके मोशन से और बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको पूर्व में बता दी थी। अब आगे बढ़ते हुए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें क्या देखना है कि इसका एक रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर फर्स्ट है वो क्या देखेंगे, रूल नंबर फर्स्ट है उसमें क्या दिया गया है कि यदि समय को दर्शाने के लिए अगर वाक्य में टाइम दिया गया हो और उस टाइम से पहले बाय का प्रयोग किया गया हो, क्या हो, अगर वाक्य में टाइम दिया गया, पहली बात क्या ध्यान रखें, वाक्य में हमें टाइम दिया गया है, तो उस टाइम से पहले हमें क्या दिया गया है, वाई का यूज किया गया है, तो वो वहां पर टेंस कौन सा होगा, टेंस फ्यूचर परफेक्ट होगा। क्या होगा वहां पर हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। मतलब उस वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही काम में आएगा। ठीक है, तब अगर वाक्य में समय दिया गया है और समय से पहले वाई का यूज किया गया है। ठीक है, कैसे, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, बाय 9 o'clock, बाय मंडे मॉर्निंग, बाय लास्ट मंथ, by 9 o'clock, by Monday morning, by 10 o'clock, by next day, by next month, एक्सेट्रा। मतलब बाय के बाद में क्या दिया गया हो, टाइम दिया गया हो। ऊपर मोशन अपने रूल में क्या लिखा है, अगर वाक्य में टाइम दिया गया हो और उस टाइम से पहले बाय का प्रयोग किया गया हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। किसका यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। और उसमें बाय में कैसे होगा कि बाय से पहले, नहीं सॉरी, बाय के बाद टाइम आया हो, यानी टाइम से पहले वाई आया हो और बाई के बाद टाइम आया हो। तो बाय 9 o'clock, बाय मंडे मॉर्निंग, बाय 10 o'clock, बाय नेक्स्ट डे, बाय
नेक्स्ट मंथ, एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड से बाय, यानी इस प्रकार से बाय का प्रयोग होना है। इस दैट क्लियर? रूल हमने क्या देखा कि अगर वाक्य में बाय मिल गया हो, उस बाय से पहले क्या हो, सेंटेंस में बाय के बाद टाइम दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अब एग्जांपल लिखेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे, ही विल हैव फिनिश्ड he will have finished his work by evening. He finished his work by evening. वह अपना कार्य शाम तक पूरा कर चुका होगा। वह अपना कार्य शाम तक पूरा कर चुका होगा। They will have cooked food by 8 PM, कि वे 8 बजे तक अपना भोजन पका चुके होंगे। वे 8 बजे तक अपना भोजन क्या कर चुके होंगे, पका चुके होंगे। ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल नंबर फर्स्ट और लास्ट। आगे बढ़ते हुए अब हम कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे। इफ कंडीशनल सेंटेंस या कंडीशनल सेंटेंस, मेरे ख्याल से आपको ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का समझ में आया होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सामान्य मोशंस, सामान्य रूल्स जो आपको मैंने बताए थे, वहां तक ही आपको देखना है, उससे ज़्यादा आपके सिलेबस में कुछ नहीं आने वाला। तो अब हम इसके स्पेशल रूल में आया है इफ़ कंडीशनल सेंटेंस। तो इफ़ कंडीशनल सेंटेंस को देखेंगे और इफ़ कंडीशनल सेंटेंस में हमें क्या बताया गया है उसको हम समझेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा और आशा करता हूँ कि आप सभी बैठे बैठे पढ़ने के साथ साथ राइटिंग का काम भी कर रहे होंगे। चलो तो भाई नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या है? कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं? शर्त वाले वाक्य, यानी जिसमें किसी शर्त का होना पाया जाता है, वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। मैं एक एक बात आपको ठीक से समझाऊंगा, इसमें लिखवाऊंगा, बताऊंगा। पहला इसमें क्या है, जिन वाक्यों में हमें किसी शर्त का पता चले, वे शर्त वाले वाक्य होते हैं, यानी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। जिन वाक्यों में हमें किसी शर्त का पता चलता हो वो क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। क्या है, ऑल दीज सेंटेंसेज, ऑल दोज sentences that shows or refer any
conditions are called conditional sentences, कि वे सारे वाक्य जिनमें हमें जो किसी भी शर्त को दर्शाते हैं या व्यक्त करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसमें दूसरी बात हमें क्या लिखनी है? दूसरी चीज समझने के लिए क्या है कि ऐसे वाक्यों में एक पार्ट के अंदर हमें किसी शर्त का व दूसरे पार्ट में उसके परिणाम का पता चलता है। वे वाक्य कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। क्या बताया है? ऐसे वाक्यों में एक पार्ट के अंदर किसका ऐसे वाक्य में एक पार्ट में किसी शर्त का पता चले, किसी शर्त का व दूसरे पार्ट में उसके परिणाम का पता चलता है, वो कौन से सेंटेंस होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसको हम अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? इन दीज सेंटेंसेस वन पार्ट रिफर टू ए कंडीशन in these sentences one part refer any condition and other part shows its result। अब सेकंड बात हो गई। थर्ड इसमें विशेष क्या बात है कि ऐसे वाक्यों को अक्सर प्रदर्शित करने के लिए इफ का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, ऐसे वाक्य को अक्सर प्रदर्शित करने के लिए इफ का प्रयोग किया जाता है। To show these sentences we use if
टू शो दीज सेंटेंसेस वी यूज इफ। इस इन वाक्यों को प्रदर्शित करने के लिए हम इसमें किसका यूज करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, इसकी पॉसिबिलिटी किस प्रकार से होती है, विशेषता मतलब कंडीशन की पॉसिबिलिटी किस प्रकार की होती है। आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम इसकी पॉसिबिलिटी देखेंगे। दो प्रकार की संभावनाएं कितनी है, टू पॉसिबिलिटीज टू शो द सेंटेंसेस, क्या लिखेंगे, टू पॉसिबिलिटी shows, two possibility shows that we can use if, कि दो संभावनाएं दर्शाई जाती हैं, ये दो संभावनाएं प्रदर्शित होती हैं ताकि हम किसका यूज कर सकें, इफ का यूज कर सकें। दो संभावनाओं के माध्यम से हम इफ का यूज कर सकते हैं। तो पहली क्या है, पहली है प्रेजेंट में, पहला क्या है, पहला है प्रेजेंट में, PRESENT, प्रेजेंट में रहकर किसी बात को, किसी शर्त को व्यक्त करना। और दूसरा है पास्ट में रहकर किसी शर्त को व्यक्त करना, मतलब प्रेजेंट में रहकर और दूसरा पास्ट में रहकर किसी शर्त को व्यक्त करना। ये इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी संभावना है। पॉसिबिलिटी है कि हम किसमें रहकर, प्रेजेंट में रहकर किसी शर्त को व्यक्त कर सकते हैं और पास्ट में रहकर किसी शर्त को व्यक्त करते हैं। और जब इफ कंडीशनल सेंटेंस होगा तो वो उसका दूसरा पार्ट है वो किसमें चला जाएगा, फ्यूचर में चला जाएगा। एक पार्ट तो हम एक हिसाब से तो प्रेजेंट में रख सकते हैं, दूसरा पास्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वाक्य का दूसरा पार्ट या उसका एक पार्ट है वो वाक्य का हमेशा फ्यूचर में रहता है इफ कंडीशनल सेंटेंस में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल करवाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। If I go to Agra, एग्जाम्पल है if I go to Agra, I will see Taj Mahal. If I go to Agra, यदि मैं आगरा जाता, इसमें है प्रेजेंट, आई विल सी द ताजमहल, मैं ताजमहल देखता। इफ आई गो टू आगरा, आई विल सी ताजमहल। यानी क्या होता है, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कोमा सिंपल फ्यूचर। अब एक एग्जांपल और देखेंगे। इफ आई वेंट आगरा, आई वुड सी ताजमहल।
यहाँ पे हम कुड भी कर सकते हैं और वुड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुड नहीं होगा, यहाँ पे हम वुड का प्रयोग करेंगे कि इफ आई वेंट आगरा आई वुड सी ताजमहल, कि यदि मैं आगरा गया होता तो मैं ताजमहल जरूर देखा होगा। इफ आई वेंट टू आगरा, मतलब एक सेंटेंस में हमने किसका यूज किया है, पास्ट टेंस का, और दूसरा सेंटेंस है आई वुड सी ताजमहल। तो ये भी किसमें है, ये मोडाल्स में इसका यूज किया गया है, यानी फ्यूचर का यूज ना करके इसमें किसका यूज किया गया है, मोडाल्स का, यानी विल जो सेंटेंस है उसका पास्ट फॉर्म यूज किया है। तो ये किसमें है, पास्ट टेंस में है, और ये किसमें है, मॉडल में। पास्ट टेंस में है और दूसरे में मॉडल यूज किया गया है। इज दैट क्लियर? तो मतलब कहाँ जहां कहीं भी इफ का प्रयोग होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमें एक प्रेजेंट में भी होता है और पास्ट में भी होता है। जब आपको ऐसा कोई भी सेंटेंस दिया जाता है तो एक तरफ आपको खाली या ब्लैंक दिया होता है। अगर इस प्रकार की फॉर्म का यूज किया गया है तो मान लीजिए पहले में प्रेजेंट फॉर्म यूज हुई है, और अगर वुड यानी किसी भी मॉडल का पास्ट दिया गया है तो ये मान लीजिए वो पास्ट टेंस में यूज किया गया है। एक एग्जांपल और देखेंगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास योर एग्जाम। इफ यू वर्कड हार्ड यू विल पास योर एग्जाम। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम अपना एग्जाम पास कर सकते हो, या अपनी परीक्षा पास कर सकते हो। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यहाँ तक आपकी सिलेबस रिलेटेड 10th क्लास तक के सिलेबस रिलेटेड सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा भी हुआ है। मैं आपको 2 या 3 एग्जाम्पल बताता हूँ, वो देखिएगा आप। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं 10 से रिलेटेड, उसका आंसर आपको करना है, और उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें आपके लिए, क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें आपको बताना है, आई खालिस्तान ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। आई ब्लैंक a very interesting film now watch, ठीक है। सेकंड है, many foreign words, many foreign words blank खालिस्तान में है कम टू इंडिया इन दीज डेज। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, थर्ड क्वेश्चन है, माय हस्बैंड
ब्लैंक लाइक ब्रैकेट में है, माई हस्बैंड फिर खालिस्तान है, फिर लाइक है टी फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। चौथा क्वेश्चन है आई खालिस्तान कैच ब्रैकेट में है द ट्रेन 7:30 ट्रेन, द 7:30 ट्रेन। वी खालिस्तान वी ब्लैंक में है लिव हियर सिंस 1970, he live here since 1970। ये 5 जो आपके सामने एक्सरसाइज मैंने दी है, ये 5 एक्सरसाइज आपको आंसर इसका करना है और देखना है कि राइट है कि नहीं है, और वो इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम पैसिव वॉइस से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको 10 हद तक पूरे कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रकार के कोई भी कंफ्यूजन की कंडीशन में या किसी भी क्वेश्चन की कंडीशन में आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। गुड बाय ऑल ऑफ यू, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास, और अगर कुछ भी अच्छा पढ़ाया गया है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। गुड बाय ऑल ऑफ यू, थैंकिंग फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।